सो हे हाय हेलो गाइस। होपफुली आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी पंचायत से प्यार तक को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना था। ओह, पहले तो मैं ये बता दूं कि जो मिस्टर आरव हैं जिनकी ये स्टोरी है, उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। तबीयत नहीं ख़राब है, उनका थोड़ा सा गला ख़राब है ठंडी की वजह से, तो वो आज स्टोरी नहीं सुना पाएंगे। तो मैंने सोचा चलो आज मैं ही सुना देती हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी स्टोरी मुझे बता रखी है। और हाँ, इस स्टोरी में हमने कई सारी चीज़ें ऐड की हुई हैं। मतलब पहले ये स्टोरी रियल चल रही थी, लेकिन अब स्टोरी में कई सारी चीज़ें ऐड हुई हैं, क्योंकि अगर वैसे हम लोग स्टोरी को रिकॉर्ड करते तो स्टोरी छोटी होती और अब तक ख़त्म हो गई होती। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे स्टोरी को बड़ा कर दें। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और लास्ट पार्ट में जानते हैं कि क्या हुआ था। तो यहाँ पे जो मिस्टर आरव थे, वो इंडिया आ चुके थे। उन्होंने अपना वो जो ऑफिस था वो भी खोल लिया था, और वो उनको दिव्यांशी के भाई बुलाते हैं कि भाई घर आओ, मेरे कुछ बात करनी है। जिस पे ये उनके घर भी जाते हैं, और यहाँ इनके ऊपर गलती से दिव्यांशी जी चाय गिरा देती हैं, जिसको ये साफ़ करने के लिए वॉशरूम में जाते हैं। अब इसके आगे जानते हैं क्या हुआ था। वॉशरूम में जाते हैं, दिव्यांशी इनको देख रही थी, और ये भी मिरर से कहीं ना कहीं नोटिस कर रहे थे दिव्यांशी को। उसके बाद से जैसे ही इनका वो जो चाय गिरा था वो सारे क्लीन करते हैं, वैसे अब जैसे ही निकलने वाले होते हैं वॉशरूम से, वैसे ही देवांशी इनका हाथ पकड़ती हैं और थोड़ा दाँत को पीसते हुए बोलती हैं, क्या करने आए हो मेरे घर। जिस पर ये पहले उनके हाथ को देखते हैं, फिर अपने हाथ को देखते हैं, और उस टाइम पता नहीं इनके दिमाग में क्या आता है कि ये उनका हाथ झटकते हैं और वॉशरूम का दरवाज़ा खोलते हुए कहते हैं, ये क्वेश्चन मुझसे ना पूछो तो सही रहेगा, ये क्वेश्चन अपने भाई से पूछो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इतना बोल के वो वहाँ से निकलते हैं और आकर सबके बीच बैठ जाते हैं। उसके बाद से देवांशी के भाई बोलते हैं कि तब आरव क्या कहते हो, क्या प्लान है। जिस पर आरव कहते हैं कि भाई आपको तो सारी चीज़ें मेरी पता ही हैं, तो अब इसमें मैं क्या ही बताऊँ कि मेरे क्या प्लान्स है क्या नहीं है। जैसा आप लोगों को ठीक लगे आप लोग वैसा करिए, और मैं अब चलता हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम है ऑफ़िस का। क्योंकि अब आपको पता है कि अभी मैंने अपना न्यू इंडिया में ऑफ़िस खोला है, तो वहाँ पे बहुत सारे काम भी हैं। जिस पे दिव्यांशी के भाई कहते हैं कि हाँ ठीक है, चलिए चलते हैं। वो आते हैं, आरव को गेट तक छोड़ते हैं, और छोड़ने के बाद से जैसे ही गेट बंद होता है, आरव अपनी कार के पास जाते हैं, और जैसे ही कार का डोर ओपन करने वाले होते हैं तभी इनका फ़ोन रिंग करता है। फ़ोन पे किसी अननोन का कॉल था। ये पहले तो सोचते हैं कि छोड़ो इग्नोर कर दो, लेकिन फिर कहते हैं चलो देख ही लेता हूँ, क्या पता कोई काम से रिलेटेड कॉल होगी। उसके बाद से ये कॉल रिसीव करते तो उधर से आवाज़ आती है हेलो। ये आवाज़ सुन के पहचान जाते हैं कि ये आवाज़ किसकी है। तो ये भाई एटीट्यूड में बोलते हैं हाँ बोलो। तो वो कहती है मुझे तुमसे मिलना है। तो ये पूछते हैं क्यों मिलना है। तो कहते हैं मुझे तुमसे बात करनी है, तुम मुझसे कल मिलो। तो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें मिलना है तो मिलते हैं कैफ़े में। और ये उस कैफ़े का एड्रेस वगैरह देते हैं और कॉल को कट कर देते हैं। उसके बाद से अपनी कार में बैठते हैं। भाई इनके फेस पे स्माइल थी। ये घर जाते हैं भाई, अंदर से तो ये भी, अंदर से क्या पूरा बाहर से एक्साइटेड थे कि भाई मिलने को बुला रही है, क्या बात है। लेकिन हाँ, इनको थोड़ा सा गुस्सा भी था, क्योंकि चीज़ें तो आप लोगों को भी पता है कि क्या से क्या क्या हुआ था। ऐसे ही एक्साइटमेंट में ये सोते हैं। उसके बाद से सुबह होती है, सुबह उठते हैं, रेडी होते हैं, परफ्यूम वर्फ्यूम मारते हैं, जेल वेल मार और के पूरा रेडी होते हैं। रेडी होकर चलते हैं ये मिलने। ये जाते हैं भाई, ये पहले ही पहुंच चुके थे, क्योंकि इन्होंने टाइम आई थिंक 10-11 बजे का दिया था, और ये पहले ही पहुंच जाते हैं। और कैफ़े किसी और का नहीं, मतलब जो छोटी है, जो कि मैं ही हूँ, आरू, मेरा ही था। तो
वहाँ पे ये मुझसे मिलते हैं और ये सारी बातें मुझे बताते हैं कि छोटी ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो एक काम कर, तू भी देख लेना कि क्या कहती है क्या नहीं कहती है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी बगल में ही बैठी रहूँगी, लेकिन उनको पता नहीं चलेगा। इन्होंने कहा ठीक है। फिर कुछ देर में भाई वो एक लाइट पिंक कलर की सूट सलवार पहने हुए कैफ़े में एंटर करती हैं। बाल खुले हुए होते हैं और मिस्टर आरव ऐसे मतलब अपनी चिक्स पे ऐसे हाथ लगा के उनको देखे जा रहे हैं। उसके बाद से वो इनके पास आती हैं और ऐसे चुटकी बजा के कहती हैं, कहाँ खोए हुए हो? ये कहते कुछ नहीं, बैठो। वो बैठती हैं। उसके बाद से दोनों साइलेंट हो जाते हैं, दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तभी मिस्टर आरव कहते हैं, तो बताइए मिस कि आपने मुझे किस लिए बुलाया है यहाँ पे? तो वो कहती हैं, मुझे ये जानना था कि 2 साल तक तुम थे कहाँ? और थे कहाँ, फिर मेरे भाई से कैसे मिल गए? मेरे भाई से ये इतनी सारी बातें हो गई, ये सब क्या है? जिस पर मिस्टर आरव बोलते हैं, क्यों? आपके भाई ने आपको बताया नहीं? जिस पर वो कहती है, नहीं, मेरे भाई ने मुझे नहीं बताया था। ये सुनकर आरव कहते हैं, तो चलो ठीक है, तुम्हारे भाई ने नहीं बताया है तो मैं ही बता देता हूँ। 2 साल पहले तुम्हारे भाई खुद चल के मुझसे मिलने आए थे मेरे कैफ़े में। उन्होंने मुझसे कहा था कि जब तक मेरे पास इन 2 सालों में पैसा ना हो, अपनी खुद की कंपनी ना हो, अपनी खुद की गाड़ी ना हो, तब तक वो अपनी बहन का हाथ मुझे नहीं देंगे। फिर मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैंने भी उनकी ये डील मान ली। और तुम्हारा तो पता ही है, तुमने तो मेरा साथ वहीं पे छोड़ दिया जहाँ तुम्हारे भाई ने कहा था कि अगर तुम उससे शादी करोगी तो ना मैं शादी में आऊँगा, ना मैं किसी से बात करूँगा। तो तुमने तो मेरा साथ वहीं पे छोड़ दिया। पता नहीं तुम्हारा ये कौन-सा प्यार था, जो तुम मेरे साथ खड़ी नहीं रही। जिस टाइम मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, उस टाइम तुमने मुझे छोड़ दिया था। तुमने मुझे छोड़ के मुझे उस टाइम तोड़ दिया था। मतलब मैं इतने चीज़ें सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें ये नहीं हुआ कि हाँ चलो मैं एक बार कॉल करके ही पूछ लूँ कि यारो कैसे हो, चीज़ें कैसी हो रही हैं। नहीं, तुम्हें तो मेरे से मतलब ही नहीं था, लेकिन मैं तो पागल हूँ ना, मैं तो तुमसे प्यार करता था। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर जाने को तैयार था और मैंने किया भी। तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या-क्या नहीं किया है। जिसकी वजह से देवांशी की आँखों में भी थोड़े-थोड़े आँसू आ जाते हैं ये सारी चीज़ें सुन के। उसको भी अपनी गलती का एहसास होता है। वो आरव से उस टाइम बोलती है कि देखो, चीज़ें जैसे तुम सोच रहे हो ना वैसे नहीं है। ये कोई नॉर्मल शादी या हम लोग कोई नॉर्मल कपल नहीं है कि हाँ, अगर तुम सबसे लड़ रहे हो तो मैं भी साथ में आकर खड़ी हो जाऊँ तुम्हारे और सारी चीज़ें सही हो जाएँगी, नहीं। और फिर हम यहाँ का तो पता ही है कि समाज 4 लोग क्या बोलेंगे। ऊपर से भाई ने ये भी कह दिया था कि हमारी इज्जत, यहाँ पे मेरे घर वालों की इज्जत की बात आ गई थी। और कोई नहीं, कोई भी लड़की नहीं चाहती है कि उसके चलते उसके भाई की, उसके बाप का सर नीचा हो समाज में। तुमने बस अपनी तरफ से सोच लिया कि हाँ, मैंने तुमसे प्यार नहीं किया, तुम्हें छोड़ के चली गई। मैंने तुम्हें एक बार कॉल भी नहीं करके पूछा कि हाँ कैसे हो। लेकिन तुम थोड़ा-सा मेरी तरफ से भी सोच के देखो कि मेरे पे क्या गुज़री होगी उस टाइम। जिस टाइम मैंने तुम्हें ब्लॉक किया, तुमसे कह दिया कि मैंने तुमसे झूठा प्यार किया था, मैंने बस मज़ाक किया था। लेकिन जितनी चीज़ें आसान दिखती है ना आरव, उतनी आसान होती नहीं है चीज़ें। यहाँ कहीं न कहीं आरव को भी चीज़ें समझ आ रही थी। कहीं न कहीं देवांशी सच ही कह रही थी कि चलो भाई, आरव तो एक उसके फैमिली वाले या सारे लोग उसके साथ हैं, लेकिन यहाँ देवांशी के भाई ने एक चीज़ ला के यहाँ पे खड़ा कर दी थी कि समाज 4 लोग और हमारी इज्जत। और भाई लड़कियों का तो यही होता है कि मैं कुछ भी करूँ, मेरे भाई या बाप का सर नीचा ना हो किसी कहीं भी। उसके बाद से आरव कहता है, फिर भी तुम्हें एक बार मुझसे पूछना तो चाहिए। उस टाइम तुमने ऐसे कैसे कह दिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ? जब प्यार था तो तुम्हें थोड़ा-सा तो मेरा ख़्याल करना चाहिए था।
जिस पर देवांशी कहती है, मैंने तुम्हारा बहुत ख्याल किया था आरव, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिसने मुझे बांध के रख दिया था। मैं चाह कर भी ना तुम्हारे पास आ सकती थी, ना कुछ कर सकती थी। कहीं ना कहीं आरव को चीज़ें समझ तो आ रही थी, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक गुस्सा था। 2 साल से जो गुस्सा उसने दबा रखा था, उसने आज भी दबा रखा था, वो सो नहीं होने दे रहा था। लेकिन पता नहीं उसको क्या होता है, उसकी आंखें बिल्कुल रेड हो जाती है और वो जोर से टेबल पे हाथ मारता है, जिस पर देवांशी उसके हाथ को पकड़ के कहती है, ये क्या कर रहे हो? गलती मेरी है तो सज़ा मुझे दो, खुद को क्यों दे रहे हो? जो गलती मैंने की है उसकी सज़ा खुद को ना दो, जितनी सज़ा देनी है तुम मुझे दे दो। उस पर आरव उसकी तरफ देखता है। आरव की आंखों में आंसू थे और आंखें बिल्कुल रेड हुई पड़ी थी। वो अपने हार्ट की तरफ पॉइंट करता है अपने फिंगर को और कहता है, तुम्हें पता है तुम मेरे यहाँ रहती हो और मैं सपने में भी तुम्हें कभी चोट नहीं पहुँचा सकता। जिस पर देवांशी रोते हुए उसने जो आरव का हाथ पकड़ा हुआ था उस पर किस करती है और फिर उसके फोरहेड से अपने फोरहेड को मिलाती है। इस टाइम देवांशी के आंखों में भी आंसू था। वो बोलती है, मैं दूर तुझसे कभी रही नहीं, तू हर लम्हा रहा मेरे साथ। इतनी मोहब्बत है मुझे तुमसे जैसे करती शिव पार्वती से। ये बात मजाक नहीं, तुम मेरी रूह में बसे हो। मैं तुमसे दूर कैसे रहूं? मेरी तो सांसें भी तेरे नाम से चलती रहीं। मुझे यकीन था तुम आओगे, इतना तो एतबार मुझे था तुम पर। तुम मेरी मोहब्बत हो आरव। मैंने तुमको अपना हमसफ़र उसी पल मान लिया था जिस पल तुम्हें चाहा था आरव। आई एम मेडली इन लव विथ यू। इतना कहकर देवांशी आरव को हग कर लेती है। यहाँ आरव को भी 2 साल बाद देवांशी इतने पास से इतने प्यार से मिली थी। वो भी सारी चीज़ों को भूल कर उसको हग बैक करता है। यहाँ उन दोनों के बीच जितने सारे गिले शिकवे थे, सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं। यहाँ देवांशी आरव से थोड़ा दूर होती है और जो साइड के टेबल में आरू बैठी हुई थी, ये दोनों को देख रही थी। भाई दोनों इस समय बहुत ही क्यूट लग रहे थे। वो उसने एक काम किया था, उसने जो बड़े भैया हैं उनके पास वीडियो कॉल करी थी और उनको सारी चीज़ें दिखा रही थी और उनको सुनाई भी दे रहा था। उसके बाद से वो देखती है कि भाई यहाँ पे तो क्यूट क्यूट से मूवमेंट हो रहे हैं। फिर वो कहती है, बड़े भैया आप बस देखते रहो, मैं दूसरे फ़ोन से ये यहाँ पे इन लोगों का पिक्चर निकालती हूँ। उसके बाद से जहाँ देवांशी ने आरव को गले लगाया था, उन सारी चीज़ों की उसने पिक्स बना ली थी। उसके बाद से भाई देवांशी जी को मिस्टर आरव पे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था उस टाइम। वो उनके चिक्स मतलब अपने दोनों हाथों से उनके फेस को होल्ड करती हैं और फेस को होल्ड करके बैठे हुए ही उनके फोरहेड पे प्यारा सा किस करती हैं। भाई ये मोमेंट बहुत ज़्यादा प्यारा था। अब इन दोनों कपल को देखकर हम दोनों भाई बहन से रहा नहीं जाता है, जो कि मैं और बड़े भैया थे। मैं तो मतलब पास ही थी, बड़े भैया कॉल पे थे। फिर पता नहीं हम दोनों को मिस्टर आरव की हरकतें देख के, मतलब कोई सा भी अच्छा हो या ख़राब इसकी हरकतें, हंसी आ जाती है। भाई बड़े भैया कॉल पे से हंस रहे हैं और मैं यहाँ पे ज़ोर ज़ोर से हंस रही हूँ, जिससे इन दोनों का जो ये मूवमेंट होता है ये ख़राब हो जाता है। यहाँ देवांशी जी तो भाई शर्मा जाती हैं कि ये क्या हो गया, और ये मिस्टर आरव मुझे घूर के देख रहे हैं। अब इनके मन में ये चल रहा होगा, छोटी तेरा हंसना ज़रूरी था। भाई मैं उठ के जाती हूँ देवांशी जी के पास। अब तो फाइनली वो मेरी भाभी बनने वाली ही थी, क्योंकि मिस्टर आरव सारी चीज़ें भूल चुके थे।
तो मैं भी उनसे मिलती हूँ, हाय हेलो होता है। बड़े भैया कॉल पे थे, सारे लोग मिल के अच्छे से बात वात करते हैं। उसके बाद से देवांशी जी आरव से पूछती हैं, तब आरव क्या प्लान है आगे का? तो आरव कहते हैं कि प्लान तो कुछ नहीं है मेरा, बस अपने घर जाओ, अपने मम्मी पापा भैया से कह दो कि अगर उन्हें शादी करवानी है तो मेरे मम्मी पापा से बात करें, क्योंकि एक बार मेरे मम्मी पापा आके शादी की बातें करा के चले गए थे। तो अब उन लोगों की बारी है कि वो लोग जाए, मेरे मम्मी पापा को मनाएं, उसके बाद से अगर वो लोग मान गए तब शादी होगी, नहीं तो नहीं होगी। यहाँ पर देवांशी जी शौक होके देखती हैं, क्या मतलब शादी होगी कि नहीं होगी? जिस पर आरव हंसते हुए कहते हैं, अरे मजाक कर रहा हूँ, शादी तो होगी, मम्मी पापा मान जाएंगे, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मान ही जाएंगे। जिसके बाद से देवांशी जी कहती है, ठीक है चलो फिर मैं चलती हूँ। जिस पर मिस्टर आरव कहते हैं कि चलो मैं छोड़ के आता हूँ। तो देवांशी भी अपना सर हाँ मिलाती हैं और दोनों कैफ़े से निकल जाते हैं घर के लिए। यहाँ आरव देवांशी जी के घर ना जाके उनके घर के सामने अपनी कार को रोकते हैं। तो देवांशी जी कहती क्यों, घर के अंदर चलो। तो वो कहते नहीं, अभी नहीं, अब तुम्हारे घर में सीधे मेरी तभी एंट्री होगी जब मैं दूल्हा बन के आऊँगा। भाई ये सुन के तो हमारी देवांशी जी भी खुश हो जाती हैं। वो कहती है ऐसा चलो, ये भी सपना जल्दी पूरा होने वाला है। इतना बोल के देवांशी जी उसको एक हग करती हैं, उसके बाद से कार से बाहर आती हैं और फिर बाय बाय टाटा करके वो अपने घर के अंदर चली जाती हैं। जब वो डोर लॉक कर लेती हैं तब मिस्टर आरव अपना वहाँ से जो कार होता है वो बढ़ाते हैं और फिर आते हैं कैफ़े, जहाँ पे हम बैठे हुए थे, मतलब हम नहीं, मैं। तो मिस्टर आरव कहते तब छोटी क्या करे अब आगे? तो मैंने कहा करना क्या है, अगर उनके फैमिली वाले मान जाए तो फिर शादी की बात करो। तो कहते मम्मी पापा से बात करना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ तो बात कर लो। तो कहते चलो ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ ऑफिस, उसके बाद से वहीं पे मम्मी पापा से बात कर लूँगा, फिर देखते हैं क्या होता है। जिस पर इतना बोल के वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और इधर मैं भी अपना काम करने लग जाती हूँ। उसके बाद से विधि जी के घर वाले जाते हैं, आरव के घर वालों से मिलते हैं। भाई दोनों फैमिली राजी हो जाती है शादी के लिए। पंडित जी को बुलाया जाता है, डेट वोट निकलवाया जाता है और शादी 6 महीने के अंदर होती है। भाई सारे हैप्पी। यहाँ 6 महीने बचे थे, इधर आरव अपने बिजनेस पे भी ध्यान दे रहा था, इन चीज़ों पे भी ध्यान दे रहा था, सारी चीज़ें सही चल रही थी बिल्कुल। ऐसे ही करते करते आई थिंक 2 या 3 महीने बीत गए होंगे। मैं और आरव भाई कैफ़े में बैठ के बात कर रहे थे, तभी कोई आता है और हमारे सामने खड़ा होता है। हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया था क्योंकि हम दोनों अपने में लगे हुए थे, तो हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि कौन है। हमें लगा कोई कस्टमर ही होगा। फिर वो इंसान थोड़ा सा ऐसे गला साफ करता है फिर भी हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। फिर वो थोड़ा ज़ोर से अपना गला साफ करता है फिर हम कहते हैं कौन है भाई? फिर ऐसे सर उठा के देखते हैं, भाई वहाँ हमारे बड़े भैया खड़े हैं स्माइल करते हुए। और बड़े भैया को हमें देखे कम से कम 2.5 साल हो गया था। भाई बड़े भैया को देख के हम दोनों इतने खुश होते हैं क्योंकि हाँ, हम दोनों बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपने बड़े भैया से। इसलिए हम क्या करते हैं, वहाँ से उठते हैं, बड़े भैया खड़े थे, उनके पीछे लगा हुआ था सोफ़ा। हम लोग उठते हैं, दौड़ते हुए जाते हैं और बंदरों की तरह उनके ऊपर छलांग लगा देते हैं। यहाँ बड़े भैया हम दोनों को संभालते-संभालते उसी सोफ़े पे गिर जाते हैं और वो अकेले नहीं, हम दोनों भी गिरते हैं उनके ऊपर। यहाँ कैफ़े में जितने लोग थे सारे लोग शॉक होकर देख रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है? भाई हम तीनों वहाँ पे गिरे हुए ही हँसे जा रहे हैं और कैफ़े में जो लोग बैठे थे वो हम लोगों को देखकर भी उन लोगों के फेस पे स्माइल आ गई थी कि भाई ये हो क्या रहा है? तभी वेटर आता है और कहता है, अरे कुछ नहीं है, ये ओनर हैं लोग इस कैफ़े के और ये लोग ज़्यादा दिन के बाद मिल रहे हैं, इसलिए आप लोग अपना कंटिन्यू करिए। फिर हम तीनों भी उठते हैं
सही से बैठते हैं, एक दूसरे को अच्छे से हग करते हैं। करने के बाद से हम दोनों पूछते हैं, बड़े भैया आप यहाँ अचानक? तो बड़े भैया थोड़ा बोलते हैं, क्यों नहीं आ सकता? तो हमने बोला, अरे नहीं, हमने ऐसा कब बोला, हम तो पूछ रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहो। जिस पे बड़े भैया कहते हैं कि हाँ तो मैं साथ रहने ही आया हूँ। हम लोग कहते हैं सच्ची? तो वो कहते हैं हाँ सच्ची में। तो हम लोग कहते हैं लेकिन आपकी जॉब? तो वो कहते हैं मैंने ट्रांसफ़र करवा लिया अपना दिल्ली में। भाई ये सुन के तो हम और भी खुश हो जाते हैं, भाई अब हम तीनों एक साथ रहेंगे, मतलब भाई बहन सारे एक साथ। उसके बाद से मैं कहती कि एक काम करो, आज कैफ़े दे देते हैं, यहाँ पे कुछ स्टाफ है वो अपना देख लेंगे, हम चलते हैं रूम पे। उसके बाद से हम तीनों आते हैं, बड़े भैया कुछ देर आराम करते हैं। उसके बाद से कहते हैं कि चलो लिस्ट बना लेते हैं गेस्ट की कि कौन आएगा कौन कौन नहीं आएगा। फिर लिस्ट बनना स्टार्ट होता है। तो हम क्या सोचते हैं कि क्यों ना 2 महीने पहले ही मिट्ठू जी और एसके को बुला लिया जाए। तो हम लोग उनको कॉल करके कह देते हैं, वो लोग भी रेडी हो जाते हैं आने के लिए। उसके बाद से हमने लिस्ट बना ली थी, ऐसे ही धीरे-धीरे दिन बीतने लगते हैं। फिर एक दिन हम सारे लोग बैठे थे, अब शादी को कुछ ज़्यादा टाइम बचा नहीं था, मतलब हम तीनों बैठे होते हैं। फिर होता है कि एक काम करते हैं, चलो सारे लोगों के पास कॉल कर कर के कह देते हैं कि आ जाएं सारे लोग। फिर सबके पास कॉल होती है और फिर हम लोग लास्ट में करते हैं अपनी विधि भाभी के पास कॉल। मतलब उनका नाम विधि शर्मा है, लेकिन वो अब हमारे बड़े भैया की गर्लफ्रेंड है, तो हम लोग उनको भाभी ही बोलते हैं। उनके पास कॉल होती है, फ़ोन स्पीकर पे था और हम तीनों एक साथ बैठ के ही बात कर रहे थे। तो ये होता है कि आप कब आओगी? भाई वो साफ मना कर देती हैं कि मैं नहीं आ रही। फिर मैं बोलती हूँ भाभी आप क्यों नहीं आ रही हो? कहती हैं कि बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर है इसलिए मैं नहीं आ पाऊँगी। यहाँ आरव का मुँह लटक जाता है, आरव का नहीं हम तीनों का लटक जाता है। फिर आरव अपनी रोतड़ू आवाज़ में बोलता है, भाभी आपके इकलौते देवर की शादी है, आप नहीं आओगी? तो वो कहती है अब क्या ही कर सकती हूँ, नहीं आ सकती। फिर बड़े भैया बोलते हैं, आप सच में नहीं आ पाओगी? वो कहती हैं हाँ नहीं आ पाऊँगी। फिर हम तीनों का मुँह लटक जाता है ये सुनकर कि भाभी नहीं आएँगी। उसके बाद से भाभी पहले तो आई थिंक 30-40 सेकंड ऐसे ही चुप रहती हैं। फिर अचानक से हँसते हुए कहती है, अरे मुँह मत लटकाओ तुम लोग, मैं आऊँगी, ज़रूर आऊँगी, लेकिन आगे नहीं आ सकती, शादी वाले दिन आऊँगी। इस पर बड़े भैया बोलते हैं, आगे क्यों नहीं आ सकती? तो कहती है, अरे बापू आपको पता तो है ना कितने सारे काम है मुझे, छुट्टी नहीं मिल रही है, कैसे आ जाऊँ? इस पर बड़े भैया कहते ठीक है। वो कहती है उदास ना हो, मैं आ जाऊँगी और पक्का शादी वाले दिन से मैं आप लोगों को टाइम ज़रूर दूँगी। जिस पे हम लोग भी खुश हो जाते हैं। उसके बाद से भाभी की कॉल कटती है। सो गाइस आज के पार्ट में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय टाटा टेक केयर, आप लोग अपना ध्यान रखिए, बाय बाय गाइस।